चुनाव तो आता रहता है, 5-5 साल में चुनाव आता है। उनका काम है काम करना लोगों का, वो काम करते रहते हैं। इसी काम के बीच में चुनाव आ जाता है। आप उसको चुनाव का घोषणा करिएगा तो ये गलत है। आप जिस पार्टी से हैं, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, तुम इसका मुखिया नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से बिहार का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सत्ता पे हैं। तो 20 साल में आप जिस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, क्या कुछ हुआ है? देखिए, आप जिस विधानसभा से आते हैं, ये अररिया विधानसभा, ये अल्पसंख्यक बहुत इलाका है। यहाँ पर 80% मुसलमानों की आबादी है। तो कहा जाए कि यहाँ पे जेडीयू, आप जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी से लोग खासतौर से नाराज़ चल रहे हैं। आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह से आप अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को? देखिए, जो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते, उनकी हालात वैसी नहीं है कि वो अपना उतना फीस भर सकेंगे। आज उनको वो सुविधा फ्री में सरकार देने को जा रही है, और वो भी खास करके अल्पसंख्यक के बच्चों को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक जो है हमारे पार्टी से या हमारे नेता से नाराज़ हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवाजिश है और आप जेनवन खबर देख रहे हैं। आपको मालूम है कि जेनवन खबर की टीम लगातार चुनावी यात्रा पे है। अलग अलग जगह पे जाकर के लोगों से उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हम अररिया विधानसभा में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मुखिया संघ के अध्यक्ष शाद अहमद बबलू जी और जेडीयू के कार्यकर्ता कहें या नेता। चलिए, हम आज इनसे जानेंगे चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी है। क्या शाद अहमद बबलू इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? चलिए, इन्हीं तमाम मुद्दे पर इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, क्या शाद अहमद बबलू इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, उनके सिपाही हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं, हमारे नेता अगर चाहेंगे कि हम चुनाव लड़ें तो लड़ेंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है इस चीज़ को लेकर के? वो तो आप देख ही रहे हैं। हम लगातार 2 साल से, ऐसे तो 2001 से लगातार हम लोगों के बीच हैं, लेकिन चुनावी मोड में 2 साल से लगातार हैं। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों से बात करने के बाद हम लोगों ने पार्टी ज्वाइनिंग की जाके प्रदेश कार्यालय पटना में। हमारे साथ ज्वाइनिंग करने में हम करीब हमारे अररिया विधानसभा के सारे सरपंच, करीब सारे मुखिया, करीब पंचायत समिति, पूर्व पंचायत समिति, पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच साहब, बहुत सारे वार्ड सदस्य साहब, सब लोग, हम लोग 7 लोग जाके एक इतिहास रचने का काम किया पटना की सरजमीन पर, कि कभी भी इस तरह की ज्वाइनिंग नहीं हुई होगी कि एक विधानसभा के सारे पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि एक साथ एक मंच पे एक पार्टी में जाके ज्वाइनिंग की हो। ये इतिहास रचने का काम अररिया विधानसभा के सारे जनप्रतिनिधि ने किया। यानी यूँ कहा जाए तो शाद अहमद बबलू पूरी तैयारी के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मैं पहले भी आपको बोला कि तैयारी तो मेरी है, लेकिन हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, फैसला तो पार्टी करती है। पार्टी अगर फैसला करेगी, वो समझेगी हमें कि हम चुनाव लड़ने लायक हैं, हम ये सीट निकाल सकते हैं, हमें मौका देगी तो हम लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या आपका मैनिफेस्टो होगा? चुनावी कार्ड क्या है खासतौर से आपका? देखिए, मैं पहले भी आप लोगों के माध्यम से कहा है मैंने कि मोहब्बत का पैगाम, शिक्षा, स्वास्थ्य और ख़ास करके हम लोगों के यहाँ ये इलाका बाढ़ से प्रभावित इलाका है, जिसको किसी ने आज तक ध्यान में नहीं रखा। हम लोग चाहते हैं कि लोगों के बीच रहें, और इसी बीच में रहने के वक्त बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लोगों की समस्याएं आएंगी, उनका काम होगा। जो मीडियम क्लास के लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनका छोटा काम होता है, वो बेचारे लेके अपने काम को लेके भटकते रहते हैं। हम लोग उनके बीच रहेंगे इंशाल्लाह, और उनकी सारी छोटी समस्याएं दूर होंगी। यही सबसे बड़ा काम होगा। अच्छा, अररिया, आप जिस विधानसभा के से आते हैं, अररिया विधानसभा, इसमें बहुत सारा जो रोड पुलिया बहुत सारे, यूँ कहें तो बदहाली है, तो इसका जिम्मेदार कौन?
ये बदहाली का जिम्मेदार कौन? देखिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं हमेशा बदहाली की जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाती है, क्योंकि लोग उनको चुनते हैं। अगर वो खरे नहीं उतरते हैं 5 साल तक अपने काम में, तो जिम्मेदार वाजिबन वो होंगे ही। देखिए, आप जिस विधानसभा से आते हैं, ये अररिया विधानसभा, ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। यहाँ पर 80% मुसलमानों की आबादी है। तो कहा जाए कि यहाँ पे जेडीयू, आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी से लोग ख़ासतौर से नाराज़ चल रहे हैं। आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह से आप अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को? देखिए, ये आप बता रहे हैं कि नाराज़ चल रहे हैं, हम लोगों को देखने को तो नहीं मिलता है। आपने कहा कि अल्पसंख्यक 80% हैं या जो भी हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 10-12 दिन हुआ, कैबिनेट में मंजूरी मिला हमारे यहाँ अररिया में जी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जी। कोस्कीपुर और रामपुर के बीच में एक जगह है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। 650 बच्चे अल्पसंख्यक के वहाँ पढ़ेंगे, जिसमें 50% बच्चियाँ होंगी, 50% बच्चे होंगे। 75% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, 25% बच्चे शहरी क्षेत्र के होंगे जी। उनका खाना खर्चा, कंप्यूटर, किताब, दवाई, पढ़ाई, रहना, सारा खर्च सरकार खुद करेगी। अब आप बताइए कि वो लोग जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते, उनकी हालात वैसी नहीं है कि वो अपना उतना फीस भर सकेंगे, आज उनको वो सुविधा फ्री में सरकार देने को जा रही है, और वो भी खास करके अल्पसंख्यक के बच्चों को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक जो है हमारे पार्टी से या हमारे नेता से नाराज़ हैं? सर, आपसे ये जानेंगे कि अररिया जो है, अररिया भ्रष्टाचार के इस पर अगर देखा जाए ग्राफ, तो भ्रष्टाचार का सीमा बढ़ता जा रहा है। चाहे वो हॉस्पिटल में ले जाए या फिर थाना जाए, हर जगह बिना पैसे का, बिना घूस का काम नहीं होता। क्या अगर शाद अहमद बबलू जीत करके आते, क्या ये समस्या हल होगा या नहीं? आपको बता दें, ये नाम ही ऐसा है ना, जब जीत के आने की बात, आज भी मेरा नाम लेकर के अगर कोई कहीं जाते हैं, मैं एक पंचायत का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस पूरे विधानसभा में या कह लें पूरे ब्लॉक में मेरा नाम लेके जाएंगे, कोई भी काम हो, अगर वो काम होने वाला है तो इंशाल्लाह बगैर पैसे का, बगैर घूस का, बगैर भ्रष्टाचार का इंशाल्लाह उसका काम हो जाएगा। आपसे एक सवाल ये भी लेना चाहेंगे कि आप जिस पार्टी से हैं, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, तो इसका मुखिया नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से बिहार का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सत्ता पे हैं। तो 20 साल में आप जिस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, क्या कुछ हुआ है? देखिए, यहाँ पे लगातार ये विधानसभा के सदस्य जो भी रहे, वो सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं रहे, दूसरे दल के लोग रहे। फिर भी अभी कुछ दिन पहले, आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे निकले हुए थे पूरे बिहार के दौरा में। उसी क्रम में अररिया बैरगाछी का भी दौरा था। बैरगाछी टू कुआड़ी रोड का चौड़ीकरण होना था जी। और उसमें उन्होंने घोषणा की थी जिला में कि अररिया में हम बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। 7 दिनों के अंदर कैबिनेट में पास हुआ और उसका फंड भी आ गया। आज 33 एकड़ ज़मीन भी ली गई, जहां हमारे यहाँ के लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली, पटना का चक्कर लगाते थे। आज हमारी खुशकिस्मती है और ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है कि रामपुर कदरकट्टी में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। वो आपकी भी जानकारी में होगा। घेराबंदी हो चुकी है ज़मीन की, बाकी काम चालू है और इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल में, 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अररिया के लोगों के लिए। देखिए, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव का समय आया तो नीतीश कुमार जी ये घोषणा कर दिए कि यहाँ पे अररिया को मेडिकल कॉलेज बनना है अररिया में। इससे पहले कहाँ नीतीश कुमार सोए हुए थे? सुनिए, ये घोषणा बहुत पहले हुई थी। ज़मीन नहीं मिल रहा था, जिस कारण से देरी हुई, और वो घोषणा नहीं करते। ये इतना तो हर लोगों को ये पता है
बिहार के सारे जनता को पता है कि वो घोषणा नहीं करते, वो जो चीज़ बोलते हैं 1 सप्ताह के अंदर कैबिनेट में पास होता है और उस पर काम शुरू होता है। जैसे आपको हमने बता दिया, आवासीय विद्यालय किशनगंज में बन के तैयार है। यहाँ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी वहाँ है, वहाँ बन के तैयार है। मेरे यहाँ की कई बच्चियों का वहाँ एडमिशन हुआ है, आज वो बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं और बहुत अच्छा सुविधा है। वो बोलती हैं कि बहुत अच्छा सब चीज़ है। तो 38 जिला में ये आवासीय विद्यालय का काम शुरू होना दरभंगा में हो चुका है। बाकी जगह प्रोसेस में है, कहीं ज़मीन प्रोसेस में मिलने का काम हो रहा है, कहीं पर ज़मीन मिल चुका है, कहीं टेंडर में गया हुआ है। तो आप ये बता दें कि उन्होंने घोषणा किया और काम शुरू हो गया, कितनी जगह चालू भी हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं ये चीज़ की चुनाव तो आता रहता है, 5-5 साल में चुनाव आता है। उनका काम है काम करना लोगों का, वो काम करते रहते हैं, इसी काम के बीच में चुनाव आ जाता है। आप उसको चुनाव का घोषणा कहिएगा तो ये गलत है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं अबीदुर रहमान जी, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? आप घूमते हैं, आप लोगों से बात कीजिए, लोगों को उनका काम कैसा लगता है। हम लोग तो उनके विरोध में हैं, हम लोग उनके विरोध में अगर चुनाव लड़ेंगे तो विरोध की बात करेंगे। आप लोगों से बात करें, अवाम से बात करें, अवाम आपको क्या कहती है, कितना संतुष्ट है उनसे अवाम, वो उनसे पूछ सकते हैं, आप लोगों से पूछें। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने लोगों से बात किया तो लोगों ने कई तरह की समस्या गिनाया, रोड पुलिया हुआ और कई चीज़, शिक्षा को लेकर के खासतर से लोगों ने बात किया कि शिक्षा स्कूल तो बना हुआ है लेकिन उसमें बेहतर पढ़ाई नहीं होती, यानी मॉनिटरिंग करने वाला सही नहीं होता। क्या शाद अहमद बबलू अगर जीतते हैं तो क्या जो भी समस्या लोग गिना रहे हैं उस पर काम हो पाएगा? हमने पहले कहा आपको कि हम लोगों के साथ बैठेंगे, जिनकी जो भी समस्याएं होंगी, जो सामने आएगा। मैंने तो एक मैप भी बना रखा है कि महीना में 1 दिन प्रखंड में बैठना है, 1 दिन अस्पताल में बैठना है, 1 दिन नगर थाना में बैठ करके जो उस थाना क्षेत्र में जितने गांव हैं वहाँ की बहुत सारी समस्याएं जो नगर थाना में आती हैं वहाँ पे बैठना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिल में है, वक्त आएगा तब बताएंगे, अभी ज़्यादा ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखिए होता है क्या। सवाल ये उठ रहा है कि जब शाद अहमद बबलू का जिक्र लोग कर रहे हैं, क्या अगर शाद अहमद बबलू को यहाँ के लोगों ने, आवाम ने जिता करके भेज दिया विधानसभा, तो सबसे पहले आपका प्राथमिकता क्या रहेगी, किस पे काम होगा सबसे पहले? देखिए, ये जब लोग भेजेंगे तो उनके दिल में कोई न कोई बात ज़रूर होगी जी। और दिल की बात जब उसके साथ बैठते हैं नेता, तब पता चलता है कि वो बोलते हैं, अपने में बात करते हैं, तो पता चलेगा कि क्या क्या मामला है। तो जिस यकीन के साथ लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जी, इंशाअल्लाह सारा मामला अगर ठीक रहा, सब बातें ठीक रही, तो मैं इंशाअल्लाह उसके यकीन में खरा उतरूँगा। अंत में आप अपने विधानसभा, अररिया विधानसभा के लोगों को चुनाव को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चुनाव को लेकर के आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, खास करके अररिया विधानसभा के लोगों, अपने भाइयों से, कि आप जिन अब तक लगभग 70 साल से ज़्यादा हो चुका, आप लोगों ने नेता को चुना जी। एक बार 5 साल के लिए अपने बेटा को चुन के देखें, फिर पता चलेगा नेता और बेटा में क्या फ़र्क है।